स्टूडेंट के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि वहाँ पे आपने किस डोमेन्स में काम किया, ओके, क्या क्या बिल्ड किया जो रियली इम्पैक्ट कर रहा है वर्ल्ड पे। When I started working in 88-89, जब मैंने वो प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था। एज अ CTO आपने काम किया काफी लंबे समय तक, तो ये एज अ इंटर्न टू CTO वाली जर्नी, और एक CTO होता क्या एग्जैक्टली? अभी काफी सारे स्टूडेंट हैं जो तो अपने फर्स्ट जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 97 when I passed my post graduation, उस टाइम रुक्सन सॉफ्टवेयर नाम की एक कंपनी थी जिसमें मैंने मेरा इंटर्नशिप किया था। तो मेरे भी माइंड में ये क्वेश्चन था कि मैंने काफी पढ़ा है, ओके, M1 M2 M3 पढ़ लिया, डॉम सॉम सब पढ़ लिया, ओके, लेकिन उस फील्ड में मुझे ज्यादा यूज नहीं हुआ। कि जब मैं स्विच कर रहा हूँ, मुझे आगे IT में जाना है या अभी AI का ज़माना है, AI में जाना है, तो स्टूडेंट के लाइफ में ये इंटर्नशिप वाला जो रोल है ना, अगर ये बढ़ गया, मतलब स्टूडेंट इंटर्नशिप के साथ सीख रहा है, तो क्या उसके लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं? तो स्टूडेंट को एक जो मेंटर होता है अर्ली स्टेज में, अगर अच्छे मेंटर मिल गए, एक मेंटरशिप अच्छी मिल गई, क्योंकि एज अ स्टेलर कैंपस हम अच्छे मेंटर प्रोवाइड करने का एक प्रॉमिस दे रहे हैं स्टूडेंट को, तो वो मेंटर का रोल उनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है? I am a compulsive mentor. हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेलर पॉडकास्ट, जहाँ पे हम पॉडकास्ट सीरीज चला रहे हैं टेकीज की, फाउंडर की, CTOs की, जहाँ पे आपको उनकी जर्नी के बारे में समझने के लिए मिलता है। तो आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत है जिनका काफ़ी लंबे समय से इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 25+ ईयर का उनका एक्सपीरियंस है, जो खुद एज अ लीडर है, CTO है और को-फाउंडर भी है, और एक एंजल इन्वेस्टर भी है, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं, टीम्स भी बनाई है, जो बस बिल्डिंग नहीं करते तो टीम एजुकेट भी करते हैं, खुद एज अ ट्रेनर भी रह चुके हैं। तो आज हम उनकी जर्नी के बारे में समझेंगे कि एक प्रोडक्ट बिल्डिंग की जर्नी क्या होती है, किस तरीके से फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट होगा, और AI का इम्पैक्ट क्या रहेगा प्रोडक्ट डिजाइन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंडस्ट्री में। तो मैं वेलकम करता हूं हमारे नवनीत सर का। नवनीत सर, वेलकम है आपका आज के पॉडकास्ट में। तो मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होगा कि आप खुद के बारे में बताइए, आपकी जो जर्नी है, स्टूडेंट समझना चाहते हैं, कि हर कोई समझना चाहता है जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, कि आपकी एक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और ये जो 15 साल का एक्सपीरियंस था, आप एक 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे तो स्टूडेंट को आपकी प्रोफाइल के बारे में, आपके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस शुरू होता है 1985 में एक्चुअली, जब मैं 10 साल का था, और कंप्यूटर्स उस टाइम पे नए थे। जी जी। और हमने वो दुनिया देखी है जहाँ पर्सनल कंप्यूटर्स एक प्रिविलेज थे। PCs, यस। We did not have PCs at that time. इंडिया में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, बहुत सिलेक्ट लोगों के घरों में थे, बिकॉज उस टाइम पे भी जैसे आज का प्राइसिंग है, वो 1985 में भी वो प्राइसिंग हुआ करता था। मतलब 40 से 50 हजार रुपया 85 में बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन PCs उस टाइम पे उतना कॉस्ट करते थे जी। सो मेरा एक्सपोजर विथ द स्मॉलर होम प्लेटफॉर्म्स जो उस टाइम पे अवेलेबल थे, BBC माइक्रो, Z80 स्पेक्ट्रम, अकॉन, उनके साथ में शुरू हुआ था। एट अ पॉइंट वेयर मैं स्कूल में बैठा था, हमारे असेंबली जैसे होती है स्कूल में सुबह के टाइम पे, तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले उस टाइम पे जो नए नए सब थे, तो असेंबली में आके उन्होंने डेमो दिया था कि कंप्यूटर से क्या हो सकता है। ओके। एंड उन्होंने जो वहाँ डेमो दिया, दैट बेसिकली ट्रिगर्ड द थॉट कि मुझे यहाँ जाना है, और वो दिन है और आज का दिन है, मैं वहाँ से हिला नहीं हूँ। ओके। सो वो डेमो ऐसा था कि उन्होंने एक अकॉन PC था उनका, ओके, जो उनके इंस्टीट्यूट में था। हमारे स्कूल के पास भी नहीं था कुछ, सो जब वो ट्रेनिंग देते थे तो वो लेके आते थे साथ में, ओके, और लेके जाते थे वापस। सो वो उस PC पे उन्होंने एक नेशनल एंथम अपना जन गण मन को बीप्स मोनोटोन यूज करके, स्पीकर यूज करके प्ले किया था, और एक वेविंग फ्लैग दिखाया था टीवी पे। ओके। जैसे हवा में वेव करते हुए नॉर्मली हम लोग जो बेसिक लेवल पे देखते हैं, राइट, कि एक ही सेम पैटर्न में करता है, हाँ। बट उस टाइम के लिए वो बड़ी चीज के लिए, एंड दैट इज व्हाट ट्रिगर्ड दैट आई गॉट इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी।
in computers specifically. And then the journey began. उसके बाद मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो उस टाइम प्रेवलेंट थे, बेसिक प्राइमरली, और असेंबली लैंग्वेज उन कंप्यूटर्स के लिए वो सीखा था. एंड देन एज टाइम वेंट बाय 88-89 तक हम लोग DBase 3+, FoxPro, Clipper, जो डेटाबेस ड्रिवन लैंग्वेजेस थे, हम वहां तक पहुंच गए थे. एंड आई थिंक 8th या 9th में मैंने मेरे अंकल की ट्रैवल एजेंसी है अभी भी, उनके लिए पूरा अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम प्रोडक्शन में, जो उन्होंने अगले 10 साल यूज किया था. 8th और 9th में बनाया था? 8th और 9th में बनाया था मैंने. एंड बेसिकली उनके साथ बैठ के एक एक रिक्वायरमेंट सीख के, समझ के, जैसे वो बोलते थे वैसे चेंजेस करते जाओ. रिपोर्टिंग में, ऑडिटिंग में क्या जरूरत पड़ती है, किसी एम्प्लॉई ने कुछ चेंज कर दिया तो कैसे पता चलेगा किसने चेंज किया, क्या किया, नेटवर्क बेस्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. सो धीरे धीरे ओवर 2 years आई बिल्ड दैट सिस्टम, द प्रोडक्शन सिस्टम, व्हिच दे यूज्ड फॉर अबाउट 10 years आफ्टर दैट. ओके. एंड ये आपने 2 साल में बनाया, मतलब 8th और 10th आ गई होगी आपकी? 8th 9 10th के बीच में. तो आपको 10th का टेंशन नहीं था कि कितने परसेंटेज आएंगे, इतने आएंगे तो समाज में इज्जत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी? ऐसा भी होता है एक फियर हर किसी के मन में. एक्चुअली इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ. ओके. मेरे दादा हरदम ये बिलीव करते थे कि इफ यू आर द बेस्ट एट व्हाट यू डू, देन द रेस्ट डज नॉट मैटर. गुड. सो 10th में उस टाइम पे मुझे 70% मार्क्स आए थे, विच वॉज रियली लो. मतलब 3rd लेवल वाले जो कॉलेजेस होते थे, उसमें भी इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता था 70 में. ओके. उतने मार्क्स लोगों के आते थे उस टाइम पे. अब नहीं पता क्या है. आई थिंक नाउ द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इज मच लार्जर, बट उस टाइम पे नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाज आल्सो वेरी स्मॉल कंपैरेटिवली. यस. तो बहुत लड़ाई थी. But it did not matter because I picked up 11th 12th science with electronics as my optional subject. And then for my graduation I picked up I took admission in Bachelor of Computer Science. Okay. Which was at that time only available in Pune University. So Navrajji Wadia College में मैंने उस टाइम पे जो टॉप मोस्ट कॉलेज था, yes, वहां पे मेरे फ्रेंड ने मेरा एडमिशन करा दिया था. तो जैसे बोलते हैं कि भगवान भेजता है लोगों को, कोई ना कोई आ जाता है जो आपको जहां जाना है वहां ले जाता है, रास्ते मिल जाते हैं वहां के. सो मेरा एक फ्रेंड है सुव्रत, ही वाज अ बोर्ड टॉपर, बट उसने आके मेरा फॉर्म भर दिया, बोला एंट्रेंस एग्जाम दे दे. एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, एडमिशन हो गया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन BCS MCS का कर लिया, and the rest is history. So 95 graduation, 97 post graduation, and 97 से काम करना शुरू किया था इंडस्ट्री में, जिसको बोलते हैं. तो by then about 8-10 years of experience of actually building systems हो चुका था. Okay. तो सर यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि वहां पे आपने किस डोमेन्स में काम किया. ओके. क्या क्या बिल्ड किया जो रियली इम्पैक्ट कर रहा है वर्ल्ड पे, या और पुणे से ये बिल्ड करना काफी चैलेंजिंग रहा होगा. ओके. तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, स्टूडेंट समझ पाए कि एक प्रोडक्ट बिल्डिंग क्या होता है एग्जैक्टली, क्या उसकी प्रोसेस होती है. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन 88-89, जब मैंने वो प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था अंकल के लिए, आई थिंक उसके पहले 2-3 साल, क्योंकि मैं अर्ली था कंप्यूटर्स में, सो उसके पहले हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जितने भी लोगों ने कंप्यूटर्स लिए थे, वो जानते थे कि मैं जानता हूं कंप्यूटर्स और यूज करना. ओके. और उनको और कोई नहीं पता था. ओके. सो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी चेंज करना होता था या कुछ खरीदना होता था, तो वो मुझे कॉल करते थे कि आके देख ले एक बार, वो हार्डवेयर वाला आया है, देख उसके साथ में वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो वैसे करते करते आई थिंक 3 साल में अनगिनत लोगों को मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक दिन मुझे याद है कि मैं आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में था या ऐसा कुछ तो था, और मैं छुट्टी का दिन था, सैटरडे या संडे था.
तो स्कूल से फोन आया, स्कूल के लैब इंस्ट्रक्टर जो थे उन्होंने फोन किया घर पे, एंड मेरे ग्रैंडफादर को बोला कि स्कूल का कंप्यूटर खराब हो गया है, नवनीत को आप भेज दीजिए। ओके। सो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर माय फैमिली कि यार स्कूल का जो लैब इंस्ट्रक्टर है वो इज सपोज टू टीच दिस बॉय, वो भी इसको बुला रहा है वो भी नवनीत को टू बुला रहा फिक्स थिंग्स फॉर हिम। है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट प्लेड इवेंचुअली, कि जैसे जैसे लोगों के लिए काम करता था, जैसे जैसे हार्डवेयर ठीक करता था, जैसे जैसे कंप्यूटर्स का उस टाइम पे MS DOS यूज होता था, तो उस टाइम पे OS री इंस्टॉल करना वाज नॉट सच अ बिग टास्क, क्योंकि फ्लॉपीज यूज होते थे, तो री इंस्टॉल करना मतलब फ्लॉपी पे इंस्टॉल करने वाली बात। री इंस्टॉल्ड फ्लॉपीज आती थी, वायरस क्लीनिंग हमको एक कंसेप्ट हुआ करता था। अब तो इतना नहीं होता है वायरस, अभी इतना वायरस का नहीं, क्योंकि अब तो ज्यादातर टाइम आपका एंटीवायरस चलता है कंप्यूटर पे, या फिर लिनक्स पे या मैक पे हो तो वहाँ एंटीवायरस की जरूरत कम पड़ती है, जरूरत ही नहीं होती मोस्टली। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, बिकॉज कंप्यूटर्स में मेमोरी भी कम हुआ करती थी, CPU भी स्लोअर था, फ्लॉपी से काम करते थे, तो इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। बट वो करते करते इतनी आदत हो गई करने की कि जैसे डॉक्टर को आप सिम्टम्स बताते हो तो वो बता देते हैं ना आपको कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम और क्या दवाई लेनी है। तो बाय द टाइम आई वेंट टू 10th मेरा वो स्टेट आ गया था कि जहां कोई बोलता था कि अरे ये हो रहा है, तो मैं बोल देता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी आप कर सकते हो काम, मैं आऊंगा सैटरडे को या संडे को जब स्कूल की छुट्टी होगी तब तो कर जाऊंगा। और या फिर स्कूल के बाद किसी का कुछ अर्जेंट होता था कि एकदम ही बंद हो गया है, डाउन हो गया है, जैसे उस टाइम पे हार्डवेयर में हम कार्ड्स लगाते थे। ओके। अभी जैसे if you open a computer today, you will see a flat motherboard, there is nothing else, which is why everybody uses laptops. But उस टाइम पे motherboard होता था, लेकिन everything else was a add-on card. So आपको sound चाहिए, आपको modem चाहिए, आपको network चाहिए, तो हर चीज को एक अलग slot में डालना पड़ता था। And because वो slot में जाता था तो वो चीजें निकल जाती थी, थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ, थोड़ा टेबल हिलाया, कुछ किया तो वो निकल जाती थी। ये मतलब अर्ली स्टेज में आपको ये चीजों का हैंड्स ऑन हो गया था। मैं जाके वहां पे वो प्रेस करना है, देखना है ठीक से लगा नहीं लगा, ये सब किया था। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक बीइंग हैंड्स ऑन बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर गेव मी दैट कॉन्फिडेंस, आई थिंक दैट ऑरा, कि जब मैं किसी के ऑफिस में घुसता था तो लोगों को लगता था यार ये जानता है। ओके। क्योंकि आप जब कोई चीज को जानते हो तो आप जिस तरह से हाथ लगाते हो वर्सेस आपने पहली बार कभी कुछ किया है, तो वो फर्क दिखता है। एज अ CTO आपने काम किया काफी लंबे समय तक, तो ये एज अ इंटर्न टू CTO वाली जर्नी, और एक CTO होता क्या एग्जैक्टली? अभी काफी सारे स्टूडेंट है जो तो अपने फर्स्ट जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप CTO लेवल तक चले गए और CTO पे काफी साल तक आपने काम किया, तो एक CTO को करना क्या होता है एग्जैक्टली, और क्या स्किल सेट चाहिए जो CTO को, मतलब अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल भी हो गया, तो थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दीजिए। 97 when I passed my post graduation, उस टाइम रुक्सन सॉफ्टवेयर नाम की एक कंपनी थी जिसमें मैंने मेरा इंटर्नशिप किया था। ओके। उस टाइम पे रुक्सन पूना में was known to be the best company to work for. ओके। क्योंकि in 97 building products out of Pune was unheard of. Pune was primarily a services business, and उसमें भी रुक्सन used to build products in mobile devices. So Windows CE नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे, जो आपके फोन पे या जो हैंडल्ड कंप्यूटर्स उस टाइम हुआ करते थे उस पे वो चलता था, which was very different from any other computer that you could come with, that you could look at. रुक्सन उस प्लेटफॉर्म पे काम करता था। So this was like the cutting edge of cutting edge, जिसको हम बोल सकते हैं। वो गेम्स बनाते थे, सॉफ्टवेयर बनाते थे, अच्छा बिजनेस था उनका। And they would build products for themselves, which they marketed, as well as do products for companies like Microsoft and the likes of that at that time. Okay. मैं 97 की बात कर रहा हूँ। 97 was really early, even in terms of computer tech काफी early in India. So what I learned there, what I saw there was people taking ownership of what they were building.
यू कुड आस्क एनीबडी ये प्रोडक्ट किसके लिए बन रहा है, या उनके यूज केसेस क्या है, या इस स्पेसिफिक चीज को जो यूजर है वो कैसे करे. ओके. नॉट अबाउट कि क्या क्या कर सकता है, which you normally ask when you are looking at a user guide or a specification or a screen design. आप पूछते हो कि यहाँ पे अगर ये क्लिक किया तो क्या, वो क्लिक किया तो क्या. That's the mindset that you come with. बट ये उस डिजाइन के पहले वाला जो फेज है, हम वहां पे थे. मैंने जिन लोगों के साथ काम किया वो करते थे. ओके. कि यहाँ पे बटन होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए. ओके. मतलब यूजर यहाँ आके ये मांगेगा कि नहीं मांगेगा, देगा कि नहीं देगा. हम उस लेवल पे काम करते थे. एंड मैंने ये उनसे सीखा, बिकॉज दिस इज द ओनली एक्सपोजर आई हैड टू अदर पीपल. रिमेंबर, इसके पहले मैंने जो काम किया था, जो सीरियस काम किया था, वो 88 89 में जब मैंने मेरे अंकल के लिए प्रोडक्ट बनाया था, उनके लिए वो किया था. एंड वहां भी मुझे सेम प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ा था, बिकॉज वहां भी गाइड करने के लिए कोई नहीं था. ओके. सो when I saw the same way of working, I naturally adapted to it and I took that in. Okay. And as I moved forward in my career, so the rest of my class, rest of my colleagues who were in the same class, 97 mein, we were all doing internship, because MCS mein last 6 months is compulsory internship. Okay. Which I think differentiated our batch or batches prior to ours from a lot of later batches जिनको पार्ट टाइम करना था, या कंपलसरी 6 months नहीं था, या कुछ था. So that hands-on experience going out into the industry and working with a live company, and for a period of 6 months, not 1 or 2 months, but for a period of 6 months. So कंपनी भी आपको सीरियसली लेता है. उनको भी पता है कि इसको जो अभी सिखाया है वो 6 महीने तक यूज करेंगे. Okay. तो we would get quality work. But when I saw my friends and colleagues who were working for companies like पटनी कंप्यूटर्स और विप्रो, उस टाइम पे बड़ा सर्विसेज कंपनी हुआ करता था, सत्यम. दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि एज अ प्रोडक्ट थिंकर मेरा अप्रोच टू सॉल्विंग थिंग्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो सर्विसेज कंपनीज में लोग जिनको असाइनमेंट देते हैं, मॉड्यूल ओनरशिप देते हैं, एग्जीक्यूशन टारगेट्स देते हैं कि भाई ये इतने दिन में खत्म होना चाहिए, तब तक करना है. उसमें क्या फर्क है? Not that ki this is better than that. Every person has their own aptitude, has their own liking, has their own passion area, has their own skills. Okay. पब्लिक में बात करना चाहता है कस्टमर से, कोई अंदर बैठ के काम करना चाहता है, तो इट कैन डिफर, बट दैट्स द. यहाँ पे सर आपने एज इंटर्नशिप का यूज किया कि आपको एमसीएस के लास्ट सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप थी, वो भी 6 month की थी. अभी करंट सिनेरियो देखा जाएगा, करंट कॉलेजेस के बारे में बात की जाएगी, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में उनको इंटर्नशिप मिलती है. 3 साल तक स्टूडेंट जो है कि वही ट्रेडिशनल वे में लर्न कर रहे हैं, वही अपना सिलेबस है, वही थ्योरी एग्जाम है, वही एमसीक्यू टाइप एग्जाम्स हो रहे हैं. फिर उनको ग्रेड सिस्टम अवेलेबल हो जाती है, उस तरीके से उनको मार्क्स मिल रहे हैं. तो ये इंटर्नशिप का जो है, अगर ये इंटर्नशिप स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाए, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में चीजें लर्न कर रहा है, ओके, और फर्स्ट ईयर से वो प्रोग्रामिंग हो गया या आर्किटेक्चर हो गया, जो भी एम्बेडेड रिलेटेड होता है, वो सीखना उसने अगर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया. क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरे भी माइंड में ये क्वेश्चन था कि मैंने काफी पढ़ा है, ओके, M1 M2 M3 पढ़ लिया, डॉम सॉम सब पढ़ लिया, ओके, लेकिन उस फील्ड में मुझे ज्यादा यूज नहीं हुआ. जब मैं स्विच कर रहा हूं, मुझे आगे आईटी में जाना है, या अभी एआई का जमाना है, एआई में जाना है, तो स्टूडेंट के लाइफ में ये इंटर्नशिप वाला जो रोल है ना, अगर ये बढ़ गया, मतलब स्टूडेंट इंटर्नशिप के साथ सीख रहा है, तो क्या उसके लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं? सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका. मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा, बिकॉज वहां से आपको कंटेक्स्ट ज्यादा अच्छे से दे सकता हूं. कुछ सालों पहले, जैसे हम सब ने एक्सपीरियंस किया, एंड आई एम श्योर जो लोग आज सुन रहे हैं उन्होंने भी देखा है कि लॉकडाउन हुआ था 2020. जी जी. एंड वो सबके लिए बहुत डिफिकल्ट था. करेक्ट. बहुत डिफिकल्ट था. स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट था. सब ऑनलाइन हुआ था, क्योंकि सब लर्न फ्रॉम होम हो रहा था. और अभी जो रील्स आ रहे हैं कि जो आर्किटेक्चर बन रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये कोविड बैच थी, इसलिए रेक्टेंगल में रोड बन गए, फ्लाईओवर्स बन गए. सो जब लर्न फ्रॉम होम होता है, तो जो हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं, एंड आई थिंक ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि हम इवन अर्ली स्टेजेस इन आवर करियर में मिस करते हैं, इसकी हमको कोई
देख नहीं रहा होता है। जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमको कोई देख नहीं रहा होता है। और एक ही चीज करने के 10 तरीके होते हैं जी। एंड स्पेशली यंगर पीपल विथ एवरी जनरेशन, वो और 10 नए तरीके ढूंढते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मुझे जो 10 तरीके पता थे वही सही है, करेक्ट है। उनके अलग 10 तरीके हो सकते हैं, बट वो कोई देख नहीं रहा है। सो उस टाइम पे, एंड fortunately or unfortunately, the challenge that I had in my life, and I think all innovation comes from difficult times that you see. Correct. So my son was in the 10th standard. बोर्ड एग्जाम के बीच में लॉकडाउन हो गया। सो जब वो 11th स्टैंडर्ड में जाने वाला था, जब कॉलेज में गया, तो I felt that pain that he was going through as a student. And I was worried कि ये जब कॉलेज में जाएगा या ये कॉलेज से निकलेगा, बिकॉज उस टाइम किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन कितना चलने वाला है। उस टाइम हमको ये नहीं पता था कि 2, 3, 5 साल कितने साल चलेगा, यही नॉर्मल हो जाएगा क्या, वो भी नहीं पता। तो आई वॉज वरिड फॉर द लॉन्गर टर्म कि क्या हो सकता है। सो उस टाइम मैंने मेरे लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों को बुलाना शुरू किया कि आप आओ। उस टाइम लिमिटेड अनलॉकडाउन जो हुआ था, तो 2-4 लोग ऑफिस में आ सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने ओपन किया था शुरू में। फिर पूरा भी ओपन किया था, तभी भी बहुत सारे लोग थे जो घर ही रहना चाहते थे बिकॉज डर रहे थे जी। तो आई वॉज वर्किंग आउट ऑफ अ कोवर्किंग स्पेस दैट माई फ्रेंड्स कंपनी हैड लीज्ड आउट। तो मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने बोला कि आप आओ मेरे पास बैठो, आप यहीं से पढ़ाई करो, बिकॉज एनीवेज आपका कॉलेज जो है वो तो ऑनलाइन है। आप अपना कॉलेज करो और बाकी टाइम जो है कॉलेज के अलावा, बिकॉज ऑनलाइन है तो ट्रैवल टाइम और वो सब चीजें बच गई, तो बाकी टाइम मेरे साथ प्रोजेक्ट करो। ओके। और मैंने उनको उस टाइम पे जो मेरा एक्सपीरियंस विथ लर्निंग है कि हाउ टू लर्न, वो मैंने उनको उस टाइम सिखाया। सो ये बच्चे थे जो 3rd ईयर 4th ईयर वाले बच्चे मेरे पास आए थे उस टाइम पे, एंड उनको मैंने रियल प्रॉब्लम सॉल्व करवाई। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने प्रोसेस मेरा जो है वो फॉलो करवाया, एंड आई डिटेल द प्रोसेस लेटर ऑन हाउ दैट वर्क, बट प्रोसेस फॉलो करवाया। 2 साल बाद में, क्योंकि 2 साल तक वो चल ही रहा था वर्क फ्रॉम होम, तो वो मेरे साथ ही काम कर रहे थे, वहीं ऑफिस आते थे, बैठे रहते थे, मैं उनको देखता रहता था। एंड जैसे वो डिफर करते थे, कोई दूसरे तरीके में जाते थे, सो मुझे पता था कि यहां से वो कहाँ जाने वाले, एंड आई कुड आइदर स्टॉप देम, अगर वो रैंडम एकदम रैंडम है कि मतलब वहां से कुछ मिलना नहीं है, तो आई कुड नज देम कि इस डायरेक्शन में जाने की जगह ये चीज और सोचो, और आई कुड लेट देम बी गो टू द एंड, रियलाइज कि ये नहीं चल सकता है, कम बैक एंड देन स्टार्ट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। बट अगर वो मेरे सामने नहीं होते तो मैं उनको नहीं बता सकता था। करेक्ट। एंड दिस इज रियली द डिफरेंस बिटवीन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अंडर अ मेंटर और somebody watching you, okay, versus just learning from textbooks and your professors or teachers giving you assignments and you doing it on your own and coming back. okay. Same thing work from home, आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, लेकिन आपको कोई एज अ फ्रेशर बता नहीं रहा है कि आपने जो सोचा है या जो सोचने का तरीका है वो आपका कैसे आपको ट्यून करना चाहिए ताकि आप अच्छे से रिजल्ट्स ला सको। ओके। So that is really why hands-on is the key. And in my internship, in my experience with the industry later, I think this is one thing that I've taken away, कि काम करना जरूरी है, whether you are learning or not, even when you are learning. In fact, while you are learning, it becomes even more important. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सर मुझे कि आपने मेंटरशिप की बात की, मेंटर्स की बात की, स्टूडेंट की लाइफ में 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, अपन मतलब वो एक ये है कि जहां से सच में उसका करियर स्टार्ट होने वाला है, सच में वो पैसे कमाने वाला है, और हर कोई लर्न कर रहा है, पढ़ रहा है, इसीलिए कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो पाए, वही हर किसी का गोल होता है अल्टीमेटली। तो स्टूडेंट को एक जो मेंटर होता है अर्ली स्टेज में, अगर अच्छे मेंटर मिल गए, एक मेंटरशिप अच्छी मिल गई, क्योंकि एज अ स्टेलर कैंपस हम अच्छे मेंटर प्रोवाइड करने का एक प्रॉमिस दे रहे हैं स्टूडेंट को, तो वो मेंटर का रोल उनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है,
आप इसके बारे में बता दीजिए। सो जैसा मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि आई एम अ कंपल्सिव मेंटर। ओके। तो मैं बच्चों को बुला के मेरे पास मेंटर करता हूँ। ओवर द लास्ट 5 years आई थिंक 40-50 बच्चों को मैंने बुला के मेंटर किया है। बट जिसके पास मेंटर शुरू में नहीं है, कॉलेज टाइम पे नहीं है, उसके लिए क्या इज द क्वेश्चन। एंड आई थिंक इट्स सिंपल टू डिफाइन कि आपको 2 से 3 साल, जब भी आप गिनो अपने लाइफ में, 2 से 3 साल अंडर अ मेंटर, जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप सीखने का तरीका नहीं सीखोगे। तब तक वो जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसका जो निचोड़ है कि आज कैसे काम करना है वो नहीं सिखाता है मेंटर। आप करेक्ट। मेंटर ये सिखाता है कि इसके सिमिलर भी कुछ आगे चैलेंजेस आए तो आप कैसे एड्रेस करोगे। सो आइडियली व्हेन यू स्टार्ट योर एजुकेशन फर्स्ट ईयर, वंस यू डिसाइडेड कि मुझे ये स्ट्रीम में काम करना है, इस टाइप के ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करना है, you should look for a mentor and get one. So if you are assigning, if you are making the platform where you are opening up कि भाई ये 10 mentors हैं आपको जो लगता है कि आप जिससे रिलेट कर सकते हो जी, उसके साथ कनेक्ट करके काम करो, that's brilliant. I think that's what will change things for people as compared to most colleges that I have been with. और एक यहाँ पे उसके साथ ही एक क्वेश्चन है, जस्ट इसी को एक्सप्लेन करिए आगे कि मेंटर बस मेंटर नहीं होना चाहिए। वो एग्जैक्टली अभी एज अ स्टेलर कैंपस वी आर वर्किंग फॉर द AIML। ओके, हम AIML के लीडर्स ओके टेकीज बनाना चाहते हैं 4 साल में आगे। तो एक मेंटर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और स्टूडेंट ने मेंटर को देखते समय क्या क्वालिटीज के साथ देखना चाहिए? सो मेंटर के लिए जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है वो है कि वो सेल्फलेसली सिखाना चाहना चाहिए। जैसा हम हमारे टाइम पे टीचर्स के बारे में बोला करते थे कि जब हमारे टीचर्स ये देखते थे कि हमने लाइफ में कुछ अच्छा किया तो हमारे पेरेंट्स से ज्यादा वो खुश होते थे। ओके, दैट वाज द काइंड ऑफ सेल्फलेस टीचिंग एंड इमोशनल कनेक्ट दैट दे वुड हैव। दे वुड ट्रीट अस लाइक देयर ओन चिल्ड्रन एसेंशियली। सो फॉर अ मेंटर टू बी अ रियली गुड मेंटर, वो जो सेल्फलेसनेस है, वो जो खुशी कि भाई आप अगर मुझसे कुछ भी ले गए जी, एक पैसा भी ले गए सीखने में, और आपने अगर अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर लिया, चाहे मैंने किया या नहीं किया डजंट मैटर, बट आपने कर लिया तो मैंने वो अचीव कर लिया जो आपसे ऊपर है। वो जो फीलिंग है वो एक मेंटर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये काफी अच्छी बात कही आपने कि मेंटर जो होना चाहिए उसने खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, एक चाइल्ड की तरह ट्रीटमेंट जो देनी चाहिए और एक सेल्फलेसनेस होनी चाहिए उसमें कि खुद के बारे में ना सोचना और वही फीलिंग आना कि स्टूडेंट ने कुछ कर लिया तो उन्होंने कुछ अचीव कर लिया। सर वी ग्लैड टू हैव अ मेंटर विद अस। ओके, हम भी चाहेंगे आप भी आइए स्टेलर कैंपस में, कभी हमारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करिए, मेंटरिंग करिए उन्हें। ओके सर, मेरा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इस रिलेटेड है कि अभी एग्जाम चल रहे हैं, 12th के एग्जाम चल रहे हैं, 10th के एग्जाम चल रहे हैं, जेई के एग्जाम अभी खत्म हो चुके हैं, सेकंड उनका फेज पेंडिंग है। तो अभी स्टूडेंट के माइंड में एक ही क्वेश्चन, कॉलेज कैसे चूज करे, किस तरीके से कॉलेज चूज करे और कौन सी फील्ड में आगे जाना चाहिए। अभी रिसेंटली दिल्ली में AI समिट हुआ, AI समिट में इंडियन स्टार्टअप भी काफी सारे आए, काफी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, बिलियंस में, ऑलमोस्ट 300 बिलियन तक प्रॉमिसेस मिले कि इतने डाटा सेंटर ओपन होंगे, AI में इतना बूम होगा। तो उस रिलेटेड थोड़ा यहाँ पे गाइडेंस आपकी तरफ से हम चाहेंगे कि स्टूडेंट ने कॉलेजेस कैसे चूज करने चाहिए। एक तरफ है उनके पास IITs, NITs जो हर किसी को नहीं मिलता, जहाँ पे आप ऑलमोस्ट 14 to 16,000 सीट्स अवेलेबल होती है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो स्टूडेंट है ऑलमोस्ट 15 लाख प्लस होते हैं जो इंजीनियरिंग में एस्पिरेंट होते जाना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए आप उनके पास फिर 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो एक न्यू एज कॉलेजेस एंड सेकंड जो आ जाते हैं कि ट्रेडिशनल कॉलेजेस जहाँ पे लर्निंग उसी ट्रेडिशनल वे में चल रही है, और न्यू एज कॉलेजेस जहाँ पे जो लर्निंग है फर्स्ट सेमिस्टर से कोडिंग है, फर्स्ट सेमिस्टर से उनको इंटर्नशिप है, फर्स्ट सेमिस्टर से प्रोडक्ट बिल्डिंग पे वो काम करेंगे। तो आप उनको क्या सजेशन देंगे इसलिए
इस मामले में कैसे कॉलेज चूज करें? So one of the challenges that I have faced when working with my mentees was availability of time. ओके। कि कॉलेज जो पढ़ाता है, एंड रियली मैंने टेक्स्ट बुक्स देखे हैं अभी भी, वो टेक्स्ट बुक्स हमने जो पढ़े थे या हमारे प्रीवियस जनरेशन ने जो पढ़े थे वो वैसे के वैसे ही, वही सही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए अभी। एंड आई थिंक देयर इज वैल्यू, क्योंकि वो आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं, वो आपको एक इंट्रोडक्शन देते हैं, वो एक फंडामेंटल थॉट देते हैं जो टिपिकल इंजीनियरिंग का थॉट होता है। हाँ, कि भाई बेसिक प्रैक्टिसेस तो बदल नहीं सकते हैं, आप ऊपर का सब बदल सकते हो बट बेसिक प्रैक्टिसेस नहीं बदल सकते हो। सो एक स्ट्रक्चर्ड तरीका, जैसे हम पहले पहाड़े टेबल्स याद करते थे, तो वो करा करा के सिखाते थे आपको कि रोज बोलो रोज करो। सो वैसे ही कॉलेज आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जहां आपको वो स्ट्रक्चर सिखाता है। बट आज की डेट में स्पेशली फॉर करियर ओरिएंटेड एजुकेशन, it is important to have hands-on work that you have done. क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, you have to ask the question, what differentiates me from the rest of the world? And essentially जब आप इंटरव्यूज देते हो कंपनीज में, कंपनी भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि ये जो मैं जिससे बात कर रहा हूं या कर रही हूं, what is different about this person that I should hire? And I think if you have worked for 2-3 years, even part-time, doing live projects, doing things that are in detail and seeing practical problems, आपको kind of पता चल जाता है कि आप किस में स्पेशलाइज कर सकते हो। ओके। इट्स लाइक सेइंग कि भाई मेरे पास 10 सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, मैं सब में तो अच्छा करता नहीं हूँ नॉर्मली, मतलब एवरेज स्टूडेंट या अबव एवरेज भी हो तो वो हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन 1 या 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो पेट होते हैं उनके, तो वो आपको पता चल जाता है कि मैथ्स है, इंग्लिश है, ये तो मैं कर लूंगा। ओके। सो ये 2 साल 3 साल आप काम कर लेते हो, इवन पार्ट टाइम, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो लेकिन साथ में आप 2-3 घंटा रोज का किसी मेंटर के नीचे अगर काम करते हो, तो बाय द टाइम यू पास योर एजुकेशन, आपको पता चल जाता है कि आप किस पे काम करना चाहते हो। ओके। एंड जब आप किसी हायरिंग मैनेजर से बात करते हो और आप वो क्लैरिटी दिखाते हो कि मैंने ये किया है, दैट ऑरा, दैट एम्बियंस, दैट एनर्जी दैट गोज विथ यू इनटू द इंटरव्यू, इनटू दैट रूम, टेल्स द हायरिंग मैनेजर कि यार इसको पता है ये क्या कर रहा है। ओके। जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस नहीं देते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉलेजेस आज की डेट में भी आपको सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक क्लास में रखना चाहते हैं। वो उसके बाद भी आपको होमवर्क देते हैं, जो सैटरडे संडे भी अगर आपको छुट्टी दी है तो उसमें वो बिजी रख लेते हैं, तो आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं देते हैं। असाइनमेंट पे असाइनमेंट होती है, और ऊपर से फिर वो जब बोलते हैं कि समर वेकेशंस में आपको 1 महीना 2 महीना इंटर्नशिप करनी है, तो वो खाली टिक मार्क के लिए बोलते हैं, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है करवाना, वो तो लेटर मिल जाता है इंटर्नशिप के हर जगह पे। सो इफ यू आर इन अ कॉलेज और इन एन इंस्टीट्यूट विच गिव्स यू लाइक यू आर डूइंग, कि भाई आप मेंटर्स अगर रख रहे हो, तो एज अ मेंटर एंड इफ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, देन मुझे भी पता है यार ये बच्चा अच्छा है, तो वो जब इंटर्नशिप के लिए आएगा मैं उसको बोलूंगा आप बैठ मेरे पास और सिखाता हूँ, राइट? या फिर जब वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, अपनी एजुकेशन खत्म करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे लिए काम करे। ओके। सो सिमिलरली इफ चाइल्ड हैज वर्क विद अ मेंटर, उनको अपना लर्निंग स्टाइल पता है, अपना स्पेशलाइजेशन पता है, एंड आपके जैसे कॉलेज में अगर आपने 3-4 घंटे उनको स्पेस दिया है कि भाई आप जाके कुछ करो अदर देन पढ़ाई, कुछ करो, तो आपने उनको लर्निंग के लिए, एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए टाइम दिया। तो सर आपने जो अभी डिफरेंशिएशन बताया न्यू एज कॉलेजेस और ट्रेडिशनल कॉलेजेस में, जहाँ पे सर ने आप सबको एडवाइस दी है कि आप कॉलेज चूज करते समय ऐसे चूज करिए जहाँ पे आपको फ्रीडम मिले, जहाँ पे आपको न्यू टेक समझ आए, मेंटर्स अच्छे रहे, और एआई का जमाना है। ओके, एआई सीखना ही हर किसी को। जैसे जब सर ने 1997 से करियर स्टार्ट किया था, तब शायद मेरा 3-4 साल का ही उम्र होगा। ओके, तो तब एक
पीसीस का, कंप्यूटर का एक रिवॉल्यूशन चल रहा था, राजीव गांधी जी ने वो लाया था। तो सब तब सर वो सीखे, मतलब तब की जो टेक थी वो थी। उसके बाद .com आया था, .com का बहुत बड़ा बबल आया था कि .com सब चेंज कर देगा, सब चीजें होगी। उसके बाद जॉब शिफ्ट हुए, जहां ट्रेडिशनल जॉब थी वहां पे फिर सर्विस इंडस्ट्री ग्रो हुई, जो सर्विस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन काफी कम था। ये राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन किया, उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री का जीडीपी में ऑलमोस्ट 18-20%, आज हम देखते कि 30-35% कंट्रीब्यूशन सर्विस इंडस्ट्री का बन गया। तो उसी तरीके से टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर, कैपजेमिनी, विप्रो तब की कंपनी, इन्होंने ग्रो किया। और आज है एआई, मतलब हम फिर से उसी 1997 पे जहां से सर ने करियर स्टार्ट किया था। बस यहां ये है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, बस आपको सॉल्यूशन लाने हैं। ओके, तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर के लिए कि हम एज अ सर्विस इंडस्ट्री, इंडिया को काफी सारा एज अ सर्विस इंडस्ट्री देखा जाता है कि यहाँ पे सर्विस बेस है। और रिसेंटली जो चल रहा है कि एआई की वजह से जो भी आईटी इंडस्ट्रीज के शेयर इतने डाउन हो गए, तो काफी इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो एक डिफरेंशिएशन जानना चाहते हैं हम कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है और एक सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, कि जो एक 12th वाले स्टूडेंट और पेरेंट को भी समझ आए, और कहां पे एक बेटर करियर मिल सकता है स्टूडेंट को। सो जस्ट आपने जो अभी इंट्रोडक्शन दिया, क्वेश्चन पूछा, उसमें एक जिस चीज ऐड करूंगा कि जब हम इंडस्ट्री में आए थे 95-97 वाले टाइम पे, 85 से 2000 वाला जो टाइम था, इंडस्ट्री को हम एक सनराइज इंडस्ट्री बोला करते थे। ओके, क्योंकि कुछ भी डिफाइन नहीं था, सब नया था। सेम कंडीशन है सर अभी भी। हाँ, सो मैं एग्जैक्टली वही चीज बताने जा रहा था कि ऐसे बहुत कम इंडस्ट्रीज होती है जिसको इन अ स्पैन ऑफ 30-35 इयर्स पूरा रीसेट मिलता है। मतलब आज हम रियली, मैं वहां खड़ा हूं जहां मैं 30 साल पहले, 35 साल पहले खड़ा था, कि सब चीज नया है। अब पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो जो आ रहा है उसको सीखो, उसके हिसाब से अडेप्ट करो, रोज कुछ नया सीखो। क्योंकि जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और अगर सीखना बंद किया तो पीछे छूट जाएंगे। सो वी आर फॉर्चुनेट इन दिस इंडस्ट्री, वी आर फॉर्चुनेट कि हर किसी को ये, मतलब हमारे जैसे लोगों को ये दूसरा मौका मिल रहा है कि हम सनराइज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जी जी। और जो आज आने वाले हैं लोग, जो आज से 5 साल बाद लोग आने वाले हैं इंडस्ट्री में, उनको भी एक सनराइज इंडस्ट्री मिलेगी जहां अनलिमिटेड ग्रोथ आगे है। कैसे है? सो जो आपका क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है, उसके पोटेंशियल क्या है। सो सर्विसेज, एक्चुअली इंडिया इज अ सर्विसेज कंट्री। हमारे यहाँ मारवाड़ियों का नाम बहुत है, लेकिन हर कम्युनिटी में हम एक कंसेप्ट बोलते हैं बनिया। सो बनिया कौन है? बनिया एक ट्रेडर है। ओके। जिसका काम है कुछ प्रोडक्ट कहीं से खरीदना, उसको ले जाके वहां और उस तरीके से डिलीवर करना जैसे जहां पे वो डिलीवर हो रहा है उसको वैल्यू मिले। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई सब्जी है, कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ कलकत्ता में मिलता है, अगर वो वहां से लाके बॉम्बे में उसको रीपैकेज करके थोड़ा सा पॉलिश करके बेचे, तो वो बनिया है। वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। बॉम्बे वालों की नीड है, लेकिन उनके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है इन द वे दे वांट इट, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप बुक्स अगर देखते हो तो लिटरेचर बुक्स आर इन कैलकाटा, but the Bengali literature is not available in Bombay. Okay. So for people who want literature and who want to do hardcore literature, उनके लिए वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर ये यहाँ पे आके एग्जीबिशंस लगाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसको प्लेस के साथ में मार्केट करते हैं और भी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो वो वैल्यू ऐड हो गया। दिस इज व्हाट अ सर्विस इज। ओके। इन लेमैन टर्म्स, आपकी जो नीड है एज एन इंडिविजुअल या एज अ बिजनेस, उसको एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज या प्रोडक्ट्स को यूज करके डिलीवर करना इज अ सर्विस। ओके।
सो 2-3 प्रोडक्ट्स लेके एक प्रोडक्ट ऊपर से बना के उसका ओवरले, नीचे 3 प्रोडक्ट्स है लेकिन उसके ऊपर कुछ तो सर्विसेज बना दिया, किसी को बैठा दिया जो तीनों के बीच में डेटा एक जगह से लेके दूसरे जगह डाल रहा है या कुछ कर रहा है, दैट्स अ सर्विस. Call centers are services. Similarly, insurance companies are services because नीचे का प्रोडक्ट अलग है. ओके. उसको वो रीपैकेज करके बेचते हैं. बड़े इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके जो लाखों लोगों के लिए है उसको लेके इंडिविजुअल्स को, छोटे कंपनीज को, 10-10 लोगों की कंपनीज को बेचते हैं. सो दैट्स अ रीपैकेजिंग, दैट्स अ सर्विस. एंड देन देयर इज द प्रोडक्ट जो कि अपने आप में कंप्लीट है. आप बोलते हो कि ये ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है, आप मार्केट में गए हो, लिया है और एज इज यूज करोगे, उसको कुछ मैं चेंज नहीं करने वाला हूं आपके लिए. सो वन इज कस्टमाइज्ड टू योर नीड. ओके. The other is standardized. Okay. What is the difference? Something that is customized is always more expensive. Correct. But always more useful. Okay. Because customizable है. Customized है, आपकी need के हिसाब से. Product is standardized. So if you are willing to adjust to the product, then that works for you. जैसे रेडीमेड कपड़े और टेलर का बात हुआ. रेडीमेड कपड़े जो साइज में अवेलेबल हैं वही है, लेकिन कॉस्ट उसका रिलेटिवली कम है. जी. आप टेलर के पास जाओगे, वही चीज आपको सिग्निफिकेंटली हायर कॉस्ट में है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस अलग है. सो बोथ ऑफ दीज हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू बी डन. एंड इंटरेस्टिंगली पुणे एज अ सिटी इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ दीज स्पेसेस इन अ मेजर वे. आज के डेट में अगर आप देखोगे तो I know of a lot of venture capital who are investing in product companies who are building out of Pune. I know of a lot of global product companies who have their development centers in Pune. Okay. Which are building products, not just providing कि भाई 3 लोग इस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, वो 3 लोग प्रोडक्ट को ओन करते हैं. Okay. और वो पूरे वर्ल्ड में डिलीवर होता है यहाँ से. So there are different spaces and there is different opportunities for every student to figure out what they like and how they want to work. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है सर, कि जैसे स्टूडेंट की लाइफ में उनको काफी सारा चूज करना पड़ता है, ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि करियर का ऑप्शन है, आगे क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड चूज करना चाहिए, और वही एक बार फील्ड चूज करने के बाद भी ऑप्शन आ जाता है कि अभी मुझे जॉब करना चाहिए तो फिर बड़ी इंडस्ट्री के साथ स्टार्ट करना चाहिए या फिर स्टार्टअप में स्टार्ट करना चाहिए. आपने स्टार्टअप बिल्ड भी किए, स्टार्टअप में काम भी किए और आपका करियर भी एमएनसी से आपने स्टार्ट किया है, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि स्टूडेंट को, मतलब अगर स्टार्टअप में जॉब मिल रहा है तो वो चूज करना चाहिए फिर, या एमएनसीज का वेट करना चाहिए, या एमएनसीज के लिए ही जाना चाहिए? पर्सनली, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स वाला आदमी हूँ, बचपन से मैंने प्रोडक्ट्स ही बनाए हैं, तो मैं स्टार्टअप प्रोडक्ट कंपनीज प्रेफर करता हूँ. ओके. क्योंकि जब आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, कोई भी स्टार्टअप हो, आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, तो आप सीधा जो लीडरशिप है उनके साथ काम करते हो जी. आप उनको रोज में ऑब्जर्व कर सकते हो जी. एंड स्पेशली अर्ली इन योर करियर, क्योंकि एज लाइफ हैपन्स आपकी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, आपको स्टेबिलिटी चाहिएगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी, तो उस टाइम पे बड़ी कंपनीज, एमएनसीज, स्टेबल कंपनीज, दे स्टार्ट बिकमिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू. बट शुरू में, जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैंने बोला आपको कि शुरू के 2-3-4 साल आपके सीखने के साल हैं जी. उस टाइम पे ना पैसा, ना टेक्नोलॉजी, ना बाकी कुछ चीज मैटर करती है. व्हाट मैटर्स इज, आर यू लर्निंग हाउ टू लर्न एंड आर यू हैंड्स ऑन. क्या आपसे काम करवाया जा रहा है? अगर आप इन थियोरी काम कर रहे हो, आप खाली बुकिश नॉलेज पे काम कर रहे हो, तो कुछ फायदा नहीं है. एंड ये सब चीज स्टार्टअप देता है आपको, क्योंकि स्टार्टअप में 2-3 ही लोग होते हैं, उनको सब काम करना है. करेक्ट. वो खाली टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करेंगे, वो कस्टमर सेल्स पे भी काम करेंगे, कस्टमर सपोर्ट पे भी काम करेंगे, सब चीज करेंगे, डेवऑप्स पे भी काम करेंगे. तो आप उस टाइम जो सीख सकते हो, उस फेज में जो कंपनी के सीख सकते हो, वो बड़ी कंपनी में नहीं सीख सकते हो. सो आई प्रिफर स्मॉलर कंपनीज, बट
every person has a different need करेक्ट. depending on their family background, their other conditions in life. So preferably go with product companies where you have exposure to the leadership ओके. directly. और नेक्स्ट यहाँ पे ये भी आ जाता है कि काफी सारे जो बड़े स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न्स, जो एवरी ईयर इंडिया में बन रहे, ऐड होते जा रहे हैं, इनकी जो फाउंडेशन टीम रहती है मोस्टली कॉलेज के दोस्त काफी होते हैं. मतलब वो वाला एक फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है जब फाउंडर चूज करना होता है, या फाउंडर के साथ आपने एज अ फाउंडर भी काम किया है, तो स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस देंगे कि जैसे हम न्यू एज कॉलेज से, तो हम वो प्रिविलेज देते हैं स्टूडेंट को कि आप बिल्ड करना स्टार्ट करो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से, तो आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहिए कि आपने स्टार्टअप लाइफ में एक बार तो करके देखना चाहिए, या फिर जॉब लो, अच्छी जॉब लो, स्टेबल लाइफ लो? From a learning perspective, especially during college, because you have nothing to lose. जी क्योंकि आपसे कुछ expectations नहीं है जी. कि आप कमाएंगे और कुछ करेंगे. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, कॉलेज की जो दोस्ती है उसमें कुछ भी मटेरियल नहीं होता है जी. वो दिल की दोस्ती होती है. करेक्ट. सो अगर आप के दोस्तों में, आप उन लोगों में जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स वाले लोग मिलते हैं, क्योंकि मिलते हैं कॉलेज में, बहुत टाइप के लोग मिलते हैं. इवन विद इन द सेम सब्जेक्ट यू विल फाइंड पीपल हु आर नॉट द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बट दे आर वेरी गुड एट और बेस्ट एट थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू और यू डोंट वांट. जी. मिलेंगे ही, सब जगह मिलते हैं. सो अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है विथ माइनर ओवरलैप्स ऑब्वियसली, बट मिलते हैं, you should definitely try building a startup. Whether it's a service startup or a product startup, doesn't matter. Service startup in this case can also mean a SaaS startup. SaaS, yeah. Right? जो कुछ बेच रहा है, कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, या कुछ है, तो वो भी हो सकता है. बट डेफिनेटली यू शुड ट्राई, बिकॉज जो काम आपको फेल होके मिलता है, जो आप क्या नहीं करना है करके सीख सकते हो, वो आप सिर्फ करेक्ट होके या सिर्फ सक्सेसफुल होके नहीं सीख सकते. ओके. मैं खुद मतलब एज अ स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है, डाटा साइंस में एमबीए कंप्लीट किया है मैंने, तो काफी सारे डिसीजन लेते समय हम कंफ्यूज रहते हैं. ओके. और कहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कौन से कॉलेज में या नहीं, जो लास्ट अपन ने डिस्कस किया. तो आपसे जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो आपने 2-3 बार एक वर्ड रिपीट किया है, एक सेंटेंस है कि हाउ टू लर्न द थिंग्स. तो ये हाउ टू लर्न मतलब क्या है और क्या प्रोसेस होती है सीखने की? मतलब आपका एक्सपीरियंस है, लेट अस एज अ सीटीओ, मुझे तो ये लगता है कि आपको कंटिन्यूसली स्टडीज करनी पड़ती है, नया सीखना पड़ता है, नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती है, एआई के बारे में भी सीखना पड़ता है. ओके. लेटेस्ट आपका रिसेंट जो स्टार्टअप था उसमें भी वो चीजें थी, एज अ सीटीओ आपने काम किया है. तो ये हाउ टू लर्न वाला फंडा क्या है? जैसा मैंने आपको बोला कि अबाउट 40-50 मैं बच्चे बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअली यंग एडल्ट्स बोलना चाहिए, के साथ मैं काम कर चुका हूँ वेरी क्लोजली, एंड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस मेरे पास भगवान भेजते रहते हैं जिनको उनको लगता है कि भाई इनको कुछ मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ इनकी लाइफ में, वो भेजते रहते हैं. सो इनके साथ 5 साल से काम करते करते मैंने एक थियोरी ऑफ 3 बनाया है, जो मैं अप्लाई करता हूँ, जो मुझे लगता है कि हम लाइफ में सब जगह देखते हैं, बट हम उसको उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं जितना करना चाहिए. सो द थियोरी ऑफ 3 इन माय केस गोज इन दिस वे कि कोई भी चीज आप करते हो या सीखना चाहते हो, उसको कम से कम 3 बार आपको करना पड़ेगा टू बी कंफर्टेबल विद इट फ्रॉम स्क्रैच. ओके. तो क्यों 3 बार? लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. आपको कॉलेज में मैंने असाइनमेंट दिया कि आप एक मोबाइल ऐप बनाइए. फर्स्ट पास जो होगा उसमें आप मोबाइल ऐप की टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, आपने पहली बार उसको हाथ लगाया होगा, आप दुनिया भर का हेल्प लेंगे,
even if you have AI which will write most of the code for you, if you read it and you want to learn how it was attempted and will it serve the purpose that you have asked it to, वो सब नया होगा आपके लिए, आपने पहली बार देखा होगा. मैं नॉर्मली मेरे जो मेंटीज हैं वो जब पहला इम्प्लीमेंटेशन करके आते हैं तो मैं बोलता हूँ इसको फेंक दो, दूसरी बार वापस करो. दूसरी बार करने से क्या होता है, अब जो चीज आपके लिए उस दिन नहीं थी वो यूज टू भी है, वो अब आपको पता है. तो अब आपने वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फर्स्ट पास में सीखी है वो तो आप अज्यूम कर रहे हो. करेक्ट. एंड नॉर्मली जो बड़ी बड़ी ऑब्वियस चीजें होती है वो आप सीख जाते हो फर्स्ट पास में. सो सेकेंड पास में एज अ पर्सन हु वांट्स टू लर्न आप उससे बेटर करना चाहोगे, क्योंकि वो चीजें दिखने लगेगी जो फर्स्ट पास में नहीं दिखी थी. तो आप उनके कोने में जाना शुरू करते हो, आप नई चीजें सीखनी शुरू करते हो. एंड देन आई से इज द थर्ड पास. नाउ थर्ड पास इज इंक्रीमेंटल ऑन द सेकेंड पास. ओके. फर्स्ट was from scratch, second was throw away the first and start from scratch. What have you retained after the throw away? The knowledge. जो काम किया वो फेंक दिया आपने, लेकिन नॉलेज आपने रिटेन किया है. तो सीखा था जो वो आपने रिटेन किया है जी. तीसरे पास में जो आपने सीखा था और जो काम किया था उसको आप एनहांस जब करने जाते हो, तो जैसे हम बोलते हैं ना, घर में जो कोने में कचरा पड़ा है वो दिखाई देता है, क्योंकि अब बाकी सब चीजें तो आपको पता है, तो वो चीजें दिखाई देती है जो अदरवाइज दिखाई भी नहीं देती. दैट इज व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग एन एक्सपर्ट. बट व्हाट हैव यू डन इन दिस प्रोसेस? यू हैव लर्नड हाउ टू एक्चुअली लर्न. ये चीज को सीखने का तरीका क्या है, एंड ये चीज हम सब जगह अप्लाई करते हैं. वेदर इट इज कॉलेज, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, पहली बार टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो सब चीजें बाउंसर जाती है. दूसरी बार पढ़ते हो तो आधी से ज्यादा चीजें कनेक्ट हो जाती है और फिर कुछ नई चीजें दिखती है. जो तीसरी बार टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है उसको सब चीज याद रहता है, क्योंकि इनफ चीजें उसने रिटेन कर ली है. और वो स्टोरीज जो बननी चाहिए फॉर रिटेनिंग नॉलेज, वो आप सीख चुके हो कि इस टॉपिक को रिटेन करने के लिए स्टोरीज कैसे बननी चाहिए. क्योंकि इन द एंड व्हाट डू वी रिमेंबर इन लाइफ? स्टोरीज. Correct. We don't remember things, textbooks that we have read, or code you have written, or projects you have done. You will remember the stories behind the projects. Correct. अरे मैं उस दिन इसके साथ बैठा था, हमने यहाँ पे बहुत मजे किए और साथ में ये भी काम किया था. वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे. वही अकेले बैठ के कोई बोरिंग से रूम में आपने कुछ बैठ के बहुत अच्छा बनाया होगा, 2 साल में सब भूल भुला के खत्म हो जाएगा. सो जो स्टोरीज हैं वो हम रिटेन करते हैं. इसलिए हमारे इतिहास जो बोलते हैं या जो हिस्ट्री बुक्स है उसमें सब चीजें कहानियों के फॉर्म में हमको सिखाई जाती है. सो टू बी एबल टू क्रिएट स्टोरीज यू नीड टू नो द फिलोसफी बिहाइंड टॉपिक्स. ओके. एंड फिलोसफी आप कब पहुंचते हो? जब आपका पेट भरा हुआ है. जिसको भूख लगी है वो सोचता है क्या कि ये सही है या गलत है? वो तो देख रहा है खाना है, खा लेता है. सो the theory of 3 basically takes you to a stage where आपकी भूख खत्म करके फिर आपको और इंफॉर्मेशन दिया है जो आप रिटेन कर सकते हो. Now नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कोई भी फर्स्ट स्टेज के आगे जाता नहीं है एजुकेशन में. दूसरी बार किताब को पढ़ना कितने लोग करते हैं? दूसरी बार टॉपिक को पढ़ना कितने लोग करते हैं? आप एग्जाम के लिए जो पढ़ना है, मार्क्स के लिए जो पढ़ना है, उतना पढ़ के छोड़ देते हो. आपको मैंने अगर प्रोजेक्ट दिया कॉलेज में, आप वो प्रोजेक्ट को एक बार इंप्लीमेंट करके छोड़ देते हो. हाउ मेनी पीपल एक्चुअली थ्रो अवे द इम्प्लीमेंटेशन दैट दे हैव डन इन द फर्स्ट पास एंड बिल्ड अ सेकंड राउंड? You don't find unless you are obsessed with perfection. Correct. Right? And that is really how you learn. So learning this process, okay, by implementing it in your life is the process that you learn. तो सर ने जो प्रोसेस बताई हाउ टू लर्न की, थ्योरी ऑफ 3, काफी अच्छी, काफी इंटरेस्टिंग है. मतलब जब मैं इंजीनियरिंग में था या जब मैं पढ़ता था, मैं जेईई का प्रिपरेशन करता था, तो मेरा ये था कि मैं चैप्टर से नोट निकाल लेता था. चैप्टर अगर 25 पेज का है तो उसको पहले थ्योरी में उसको एक 5-6 पेज में कवर करो, फिर उसको 2 पेज में लेके आओ, इन्फोग्राफिक बना के या वो कनेक्शन बिल्ड करके. ओके.
फिर वर्क का प्रेशर का वर्क डन से, तो ये कनेक्शन बिल्ड करके फिर हम लोग पढ़ते थे, तो तब हम नोट्स बनाते थे। लेकिन अभी आप सबके लिए ये थ्योरी ऑफ थ्रीज जो रहेगी काफी बेनिफिशियल रहेगी कि बनाओ, फेंक दो, नॉलेज रखो, बनाओ, फिर से फेंक दो, नॉलेज रखो, थर्ड टाइम आप जो बनाओगे तब आपका बनेगा प्रोडक्ट, तब आपका बनेगा प्रोजेक्ट, जो भी बनना है। तो आपको मतलब सिंपल है, वही कोडिंग करनी है, एक बार प्रोजेक्ट बनाया, फेंक दो उसको, नॉलेज लो, सेकंड टाइम बनाओ और अच्छे तुम्हारा एक वर्जन बाहर आएगा, और तीसरी टाइम भी आपका एक और अच्छा वर्जन बाहर आएगा। तो ये एक बढ़िया लर्निंग है सबके लिए। तो यहाँ पे और एक ऐड ऑन करना चाहूंगा सर आगे, कि अभी हर जगह एआई, सब चीजें, मतलब डे टू डे लाइफ में एआई यूज करना है। आपको क्या लग रहा है कि हम बस एआई के यूजर बन के रह जाएंगे, या फिर खुद काफी कंपनीज आ रही है बाहर, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बाहर से जो कंपनीज आ रही है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में, लेकिन फिर हम उनके एआई यूज करेंगे तो हम डेवलप कब करेंगे? और बस हमें उनके यूजर बनना है या डेवलप करना है, ये भी सोचना होगा। तो आपका एआई के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपका जो फील्ड आता है, एम्बेडेड वाला फील्ड आता है, जहां पे आर्किटेक्चर बनता है, जहां पे चीजें बनती है, प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये एआई उस प्रोडक्ट इंडस्ट्री में क्या चेंजेस लाएगा? ओके, और स्टूडेंट को एआई को अभी बस एआई यूज कर रहे कोडिंग करने के लिए, अभी मैं डाल देता हूँ ये कोड चाहिए, ये स्टैटिक पेज बनाना है, बन जाता है, उसमें कनेक्शन बना लेता हूँ, वेबसाइट बन जाती है, या कुछ क्लोन बन जाता है। लेकिन इस एआई का आपकी इंडस्ट्री में, जहां पे रियल प्रोडक्ट, यहाँ पे कैमरे का सेटअप लगा है, यहाँ के माइक का सेटअप है, यहाँ पे वो क्या इंपैक्ट लाएगा? एआई बहुत ही ब्रॉड टर्म है। मेरे व्यू में एआई में दो मेजर ट्रैक्स बनेंगे। एक होगा जो लोग एआई का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स बिल्डिंग मॉडल्स। कितने मॉडल्स बनेंगे? वेल, रियली हर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के लिए एक बन सकता है, बिकॉज आप चाहते हो कि मेरा मॉडल जो भी करे वो बेस्ट करे। एंड वी नो विद द लार्ज मॉडल्स दैट आर बीइंग मेड बाय द फॉरेन कंपनीज कि वो इतना कुछ करने की कोशिश करते हैं कि एट सम पॉइंट वो हेलुसिनेट करने लग जाते हैं, उनको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कंटेक्स्ट नहीं रहता है उनके पास, जो कि इंडस्ट्री और जिसने सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके लिए ऑब्वियस है। सो देयर विल बी पीपल हु विल बिल्ड मॉडल्स, हु विल होस्ट मॉडल्स, हु विल रन मॉडल्स, हु विल मैनेज मॉडल्स, हु विल प्रोवाइड दिस एज अ सर्विस, कि भाई आप आके मेरे पास मॉडल यूज करो और अपना सर्विस उसके ऊपर बना लो। एंड देन देयर विल बी पीपल हु विल build the more complex things on top of that, कि आपको कैमरा बनाना है, मैं उसमें एआई कैसे इंटीग्रेट करूं, मैं क्या अचीव करना चाहता हूं जी। फेशियल रिकॉग्निशन है, टेक्स्ट है, कार ऑब्जेक्ट्स है, वो सब रिकॉग्नाइज करना है, बट कैन आई जस्ट यूज अ मॉडल which already has some of the knowledge, put 3 or 4 of them together and build something on top of that. Correct. So we will have both kinds of use cases. But for a student, for somebody who is early in their career, what is very, very, very important is कि आपको AI कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं करना है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम जब AI के साथ काम करते हैं, स्पेशली जेन AI के साथ हम जब काम करते हैं, we forget that it is just a prediction algorithm. हमें लगने लगता है कि इसमें अक्ल है, ये सोच सकता है, एंड हम उससे वो भी चीजें कराने की कोशिश करते हैं कि जो एक बिना अक्ल वाला नहीं कर सकता। एंड वी डोंट इवन रियलाइज, बिकॉज इट गिव्स अस द फसाड, इट गिव्स अस द इंप्रेशन कि वो कर सकता है। सो जस्ट लाइक व्हेन वी वर न्यू टू द इंटरनेट, आप यूज करिए, आप सब चीज में यूज करिए, एज अ स्टूडेंट, एज अ अर्ली इंजीनियर, आप सब चीज में यूज करिए, एंड देन इवैल्यूएट कि आपने कहाँ टाइम स्पेंड किया। एंड आप रियलाइज करोगे कि कुछ कुछ जगह पे जो काम आप अगर मैन्युअली करते, जैसे सिस्टम डिजाइन है, आर्किटेक्चर है,
कौन सा कोड का पीस या कौन सा प्रोडक्ट का पीस कैसे बनना चाहिए, वो सब चीजें अगर आपने मैन्युअली किया होता या अपने नॉलेज से किया होता तो आपने 1/10 टाइम में खत्म कर लिया होता था और बेटर तरीके से किया होता था, बिकॉज आपको पूरे सिस्टम का डिजाइन पता है जो कि एआई को नहीं पता है। सो जब आप वो सीखने लगेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि एआई को क्या देना है और क्या नहीं देना है, एंड दैट रियली इज गोइंग टू बी योर लर्निंग on how to use AI. Now, whether you use it for building more user flow or whether you use it to supplement for things that you don't know. Like मुझे Python में sorting algorithm लिखना आता है, लेकिन Java में नहीं आता है। Okay. तो मैंने Python में लिख के Gen AI को दिया कि इसको Java में कन्वर्ट कर, तो वो कर सकता है, उतना नॉलेज उसको है। लेकिन वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में कुछ अगर मेरे डोमेन स्पेसिफिक है नॉलेज तो वो उसको नहीं समझा सकता, वो बहुत मेहनत है। इट इज फास्टर फॉर मी टू डू इट, मोर इफेक्टिव, लेस एरर्स फॉर मी टू डू इट देन फॉर एआई टू जनरेट इट फॉर मी। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो करके सीखेंगे, विच गोज बैक टू द थियरी ऑफ 3। ओके, कि आप करोगे, पहली बार में आप पूरा उसको दे दोगे, दूसरी बार रियलाइज करोगे कि यार ये तो चीजें अगर मैंने दूसरे तरीके से किया होता तो बेटर और फास्टर होता, लॉन्गर टर्म के लिए बेटर होता जी। एंड तीसरी बार में और आप अच्छा कर सकते हो। एंड दिस इज वेयर योर क्वेश्चन अराउंड कॉलेज एजुकेशन एंड हैंड्स ऑन एजुकेशन प्रोजेक्ट्स का स्टार्ट्स कमिंग इन, कि अगर आपने बेसिक्स नहीं सीखे हैं, अगर आपने टेक्स्ट बुक पैटर्न्स नहीं सीखे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं सीखे हैं, एल्गोरिदम्स नहीं सीखे हैं, तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको नॉलेज को यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। सो एवरीथिंग प्लेज। करेक्ट। तो सर ने जो एडवाइस दी है एआई के बारे में कि एआई प्रोडक्ट डिजाइनिंग में किस तरीके से हेल्प करेगा, क्या उसके यूज केसेस होंगे, उसके बारे में सर ने बताया। तो अभी हम पॉडकास्ट के लास्ट पार्ट पे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हमें देख रहे हैं जो रिसेंटली एग्ज़ाम देखे, अभी कॉलेज के सर्च में है, करियर के सर्च में है, क्या करियर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सब पता है, सोशल मीडिया के मास्टर हैं, एआई इनको पता है, सब चीज़ें इनको ऑलमोस्ट पता है, और ये वो जनरेशन में जो मोबाइल लेके हाथ में आए थे। तो ये जेंजीज हो गए या अल्ट्रा जेंजीज हो गए, इनके लिए क्या आपकी एडवाइस रहेगी? ओके, इस जमाने में, अभी इस एरा में जो एक चेंजिंग एरा है काफी, तो आपकी एक एडवाइस इन लोगों के लिए कि इन्होंने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो भी आपके साइड से होगी। इन एडिशन टू जो भी चीजें आपने सुनी, आई थिंक माई स्ट्रेस इज ऑन बिल्ड समथिंग, डू समथिंग। हम सोचते ज्यादा हैं, हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं, हमको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। हम वेट करते हैं कि अगर उसने तो कर लिया, फिर मुझे करने से क्या फायदा होगा, ये चीज पहले हो चुकी है तो अभी वापस करने से क्या मीनिंग होगा। बट व्हाट वी हैव टू रियलाइज इज दैट वन, माय पर्सपेक्टिव टू लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एंड दिस अप्लाइज इवन टू सिबलिंग्स जो एक ही घर में, एक ही पेरेंट्स के साथ में भी बड़े होते हैं, उनके लिए भी पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो आप करिए जो आपके मन में आया है, डू इट, बिल्ड इट, बिकॉज बिल्डिंग इज व्हाट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। That is what will give you the perspective, that is what will make you capable of learning, make you capable of handling life. लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है। कस्टमर अप्रिशिएट करेगा, पेरेंट्स अप्रिशिएट करेंगे, फ्रेंड गाली देगा, कुछ मेजर गलती हो जाएगी, ऐसे लगेगा कि अब तो जिंदगी खत्म हो गई, ये सब चीज होता है। बट देन देयर इज अ फ्रेज दैट यू हियर एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, दिस टू शैल पास। And to be able to grow up, you need to live that experience, that this too shall pass. और वो कैसे आप करोगे? By doing, by implementing, by executing. So, जो भी मन में आया, does not matter, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, आप करिए। आपको लगता है प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाइए, स्टार्टअप बनाना है, स्टार्टअप बनाइए, कोड लिखना है, लिखिए, एआई यूज करके लिखना है, एआई यूज करके लिखिए, लेकिन करिए, खाली सोचिए मत, डोंट ब्रूड। ओके, थैंक यू सो मच सर, ये हमारे लिए गोल्डन वर्ड रहेंगे जो आपने एडवाइस दी है। सो सब लोगों ने पूरा पॉडकास्ट देखा होगा,
तो हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने पॉडकास्ट लास्ट तक सुना है। लास्ट तक उन्होंने ही सुना होगा जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हमारे पास गेस्ट आए, आपको सिखाए, इनसे हमें भी काफी सीखने को मिलता है, तो हमारे लिए भी मोटिवेशन होती है। हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए ये फ्री है, पर ये हमारे लिए मोटिवेशन है जो हमें ग्रो करता है और हमारे साथ आप भी ग्रो करेंगे। कोई भी गेस्ट आता है तो उनमें हम खुद को ढूंढते हैं कि मेरी लाइफ और इनकी लाइफ किस तरीके से सिमिलर है, क्योंकि जब एक्सपीरियंस और एनर्जी एक साथ आती है काफी कुछ क्रिएट होता है। सर के पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, और आप एक यंग हो, आपके पास वो एनर्जी है। वो एनर्जी और ये एक्सपीरियंस दोनों एक साथ आ जाएगा तो रियल प्रोडक्ट्स बनेंगे, और जो हमारे पे एक एज अ सर्विस इंडस्ट्री का जो धब्बा है वो निकल के हम भी कुछ बनाएंगे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे जो बाहर भी जाएंगे, जो बन रहे हैं। लेकिन वो बनने के लिए आपको टेक सीखना होगा, वो चीजें सीखनी होगी। तो थैंक यू वंस अगेन, और आप हमारी वेबसाइट स्टेलर कैंपस पे जाके विजिट करिए और बाकी चीजें वहां से आप देख सकते हो।